नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो की कड़ी के अंदर हम एक और प्रैक्टिकल बेस का वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पीपीईज के बारे में पढ़ा था। दिल्ली एम्स के पेपर में हम थोड़ा ऐसा विश्वास जताते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स वहां पे पूछे जाएंगे, इसलिए कुछ मैं प्रैक्टिकल टॉपिक को यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एमसीक्यू वीडियो जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एबीजी इंटरप्रिटेशन एंड एसिड बेस डिसऑर्डर्स। ये क्या अप्रोच है, आज हम एबीजी को यहाँ थोड़ा कंप्लीटली पढ़ेंगे और आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर एसिड बेस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो एबीजी इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एबीजी किस तरीके से उसको एबीजी को किया जाता है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है जब आप एबीजी करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो सबसे इंडिकेशन क्या होता है एबीजी का, एबीजी का फुल फॉर्म है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। और इसके क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, कब कब एबीजी हम करते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है सीवियर रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक डिजीज। जब बॉडी में एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाता है और मरीज जो है उसमें सीवियर रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तब हमें एबीजी करना होता है। दूसरा, वो मरीज जो शॉक में होता है उसका हम एबीजी करते हैं। तीसरा, मरीज को सेप्सिस हो तो एबीजी करना होता है। चौथा, अगर किसी मरीज में रीनल फेलियर है जो कि एसिड बेस इम्बैलेंस करते हैं तो हमें एबीजी करना होता है। पांचवा, कोई भी चाइल्ड जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है उसमें एबीजी करना होता है। और लास्ट वन, अगर किसी का कार्डिक आउटपुट कम हो गया है तो हम एबीजी करते हैं। ये कुछ मोटे मोटे इंडिकेशन है, क्वेश्चन बना हुआ है कौन सा एबीजी का इंडिकेशन है एक्सेप्ट वन। तो आपको पता होगा कि इंडिकेशन क्या होते हैं, किन किन मरीजों में एबीजी कैरिड आउट करते हैं। ये मोटे मोटे कारण यहाँ पे दिए हुए हैं। सीवियर रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक डिजीज, दैट इज एसिडोसिस और एल्केलोसिस, शॉक, सेप्सिस, रीनल फेलियर और एनी चाइल्ड ऑन ऑक्सीजन थेरेपी। इसके अलावा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट भी एबीजी का एक मोटा इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिला है। अगला, एबीजी जो है उसमें पंचर और प्रोसीजर मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एबीजी करने जाओगे कि साइट को पंचर करोगे और प्रोसीजर को कैरिड आउट करोगे तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये इमेज से क्वेश्चन भी बना हुआ है, ऐसी इमेज देते हैं एग्जाम में और पूछा जाता है ये क्या किया जा रहा है। तो अगर इस तरह की इमेज है और इस तरीके से नीडल लेके आप पंचर कर रहे हो हैंड के रेडियल साइड के ऊपर, इसका मतलब आप एबीजी ले रहे हो। तो ये एबीजी में इस तरीके से पंचर और प्रोसीजर को कैरिड आउट करते हैं। अब इस पंचर और प्रोसीजर में क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, इस मरीज का एबीजी करना है तो क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। आर्टीरियल ब्लड गैस किट होता है पूरा, वो आपको चाहिए। एबीजी का पूरा एक किट होता है वो चाहिए, जिसमें वन 1 cc टू 5 cc प्री पेराइन प्लास्टिक सीरीज है ना, 1 cc से लेके 5 cc तक की प्री पेरेनाइज की हुई सीरीज आपको चाहिए। 1 cc, 2 cc और 5 cc ऐसे। तो 1 to 5 cc की एक एक प्री पेरेनाइज प्लास्टिक सीरीज चाहिए। एक 20 से 25 गोज की 1 to 1.5 वाली इंच की निडल चाहिए आपको, जिसका गोज जो है वो 20 से 25 गोज होना चाहिए, 20 to 25 गोज का एक एक निडल ऐसी आपको चाहिए। लॉन्गर निडल जो है हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है ब्रेकियल और फीमोरल पंचर में। जब आप ब्रेकियल और फीमोरल पंचर करते हो तो इससे लंबी निडल चाहिएगी। लेकिन जब आप उससे नहीं कर रहे हो तब आपको, अगर आप रेडियल से कर रहे हो तो ये सिरिंज का लेंथ जो है वो ठीक है, 1 to 1.5 नीडल इंच का नीडल। आयोडीन पैड चाहिए आपको, साइट को क्लीन करने के लिए आयोडीन पैड चाहिए। और एक एडेसिव बैंडेज चाहिए। आफ्टर टेकिंग एबीजी आपको वहां पे एडेसिव बैंडेज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो आर्टरी को आप पंचर कर रहे हो तो उसको सील करना पड़ेगा। एंड आइस चाहिए आपको, आइस फर्मेंटेशन करता है अगर वहां कहीं भी हेमेटोमा होने की संभावना है, वे जो कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट देता है आइस। तो पोस्ट पंचर या पोस्ट प्रोसीजर आपको वहां पे आइस एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किट्स है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको एबीजी वाले मरीज के अंदर एबीजी करने से पहले चाहिए होता है। अब प्रोसीजर कैसे करेंगे, सबसे पहले साइट को सिलेक्ट करो, कौन सी साइट से एबीजी आपको लेना, साइट सिलेक्शन। पाल्पेट करो राइट एंड लेफ्ट रेडियल आर्टरी पल्स को। सबसे पहले एबीजी में प्रीफर रेडियल आर्टरी को ही करते हैं। रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करो, साइट का सिलेक्शन करो, राइट और लेफ्ट दोनों रेडियल आर्टरी को आप पाल्पेट करो। स्ट्रॉन्ग जो पल्स है, जो सबसे अच्छी है, सबसे बढ़िया पल्स फील हो रही है, उसी पल्स से आपको एबीजी लेना होता है। रेडियल आर्टरी जो है वो हमेशा पहली चॉइस रहती है, याद रखिएगा, रेडियल आर्टरी इज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस बिकॉज इट प्रोवाइड कोलैटरल सर्कुलेशन। इसमें कोलैटरल सर्कुलेशन होता है, मतलब
एक साइड से रेडियल, एक साइड से अल्ना जो है वो हैंड को सप्लाई करती है, तो एक को पंचर करोगे तो दूसरी सप्लाई कर देगी। यहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन है, इसलिए रेडियल आर्टरी हमेशा प्रायोरिटी पे रहती है। अगर रेडियल पल्स जो है वो वीक है राइट साइड वाली, तो रेडियल पल्स जो है वो लेफ्ट साइड वाली ले लो, मतलब राइट हैंड की वीक है तो लेफ्ट हैंड से आप एबीजी ले सकते हो, है ना। तो वीक है तो अगली वाली रेडियल पल्स ले लो दूसरे हैंड की। अगर पल्स जो है वो लेफ्ट वाली वीक है, देन रेडियल को छोड़ के हम बढ़ेंगे ब्रेकियल की तरफ। और अगर ब्रेकियल पॉसिबल नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव साइट यूज करें, है ना। ब्रेकियल रेडियल का अल्टरनेटिव साइट है, और अगर ब्रेकियल में भी पॉसिबल नहीं है तो हम फिमोरल की तरफ जाएंगे। फिमोरल हमेशा लास्ट चॉइस के अंदर आता है। तो फर्स्ट रेडियल, राइट हैंड, नहीं तो लेफ्ट हैंड, नहीं तो ब्रेकियल, नहीं तो फिमोरल। तो फिमोरल लास्ट चॉइस है, पहला चॉइस हमेशा रेडियल होता है, आइदर राइट आइदर लेफ्ट। ये आपको बहुत ध्यान रखना है एबीजी के अंदर कि कौन सी पल्स को प्रीफर करते हैं। तो याद रखिए रेडियल, राइट या लेफ्ट कोई भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो उसको प्रीफर करना है। रेडियल में पॉसिबल है ही नहीं, देन हम जाते हैं ब्रेकियल में, और वहां नहीं हो देन फिमोरल। फिमोरल हमेशा लास्ट चॉइस रहती है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हैज बीन फीमोरल साइट, है ना। फीमोरल साइट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड कहानी रहती है एबीजी में, और जितने भी जो है एबीजी के पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो फीमोरल साइट पे ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको लास्ट में काम में लेते हैं अपन। अब नेक्स्ट है पंचर प्रोसीजर। जब हम करते हैं तो उससे पहले एक टेस्ट कैरिड आउट करते हैं, एलेंस टेस्ट। रेडियल साइड से जब आप पंचर करेंगे तो एक टेस्ट करेंगे, एलन टेस्ट। एलन टेस्ट जो होता है तब करते हैं जब हम रेडियल काम में लेते हैं। व्हेन यूजिंग रेडियल्स परफॉर्म एलन टेस्ट फॉर कोलैटरल सर्कुलेशन। कोलैटरल सर्कुलेशन चेक करने के लिए किया जाता है। एलन टेस्ट जो होता है कॉन्शियस मरीज और अनकॉन्शियस मरीज में थोड़ा तरीका अलग अलग होता है। अगर मरीज आपका कॉन्शियस है, कोऑपरेटिव है, तो आप सबसे पहले कंप्रेस करो अल्नर को एंड रेडियल आर्टरी को। रिस्ट के ये दोनों आर्टरी जो है उनको कंप्रेस कर दो, दोनों आर्टरी को दबा दो। अब पेशेंट जो है वो क्लेंच करता है और रिलीज करता है पल अंटिल हैंड ब्लेंच। वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, मुट्ठी को क्लेंच करता है, रिलीज करता है, क्लेंच करता है, रिलीज करता है, जब तक हैंड जो है वो ब्लेंच्ड नहीं हो जाता। फिर हम क्या करते हैं, रेडियल स्टिल कंप्रेस से अभी भी रेडियल को कंप्रेस रखते हैं और रिलीज कर देते हैं प्रेशर ऑन अल्नर। अल्नर वाले प्रेशर को हम रिलीज कर देते हैं, रेडियल को अभी भी हम कंप्रेस करके रखते हैं। एंड हम देखते हैं कि वहां पे पिंकिश रिटर्न आ जाता है, पिंक अप हो जाता है, हैंड पूरा पिंकिश हो जाता है। अगर ऐसा हो गया है इसका मतलब आपका कोलेटरल सर्कुलेशन सही है और आप जो है वो रेडियल आर्टरी को पंचर कर सकते हो। 10 से 15 सेकंड में अगर ये रिटर्न हो जाता है, ये टाइम पीरियड है, कितने टाइम में ये रिटर्न हो जाता है, 10 to 15 सेकंड ये टाइम है। इस टाइम में ये रिटर्न होना चाहिए पिंकिश कलर। अगर मरीज आपका अनकॉन्शियस है तो आप कंप्रेस करेंगे अल्नर और रेडियल आर्टरी को। आप हैंड को एलिवेट करेंगे क्योंकि अब वो क्लेंच नहीं करेगा, एलिवेट करो हार्ट के लेवल से और स्क्वीज करो, हार्डली उसको स्क्वीज करो और रिलीज करो अल्नर को। लोअर हैंड बिलो हार्ट, है ना। लोअर हैंड एंड जो नीचे वाला साइट है, जो हार्ट से नीचे की साइट है, वहां वाली जगह पे से जो है अपन अल्नर को रिलीज करते हैं। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दो मरीज, कोऑपरेटिव और अनकोऑपरेटिव दो मरीजों में थोड़ा तरीका अलग अलग है, और अल्टीमेटली टेस्ट एलन टेस्ट होता है। कोलेटरल सर्कुलेशन चेक करते हैं, अल्नर को रिलीज करते हैं, रेडियल को पंचर करते हैं। सर्कुलेशन प्रेजेंट हो तभी करते हैं, नहीं है तो दूसरे हाथ की तरफ बढ़ो, नहीं है तो ब्रेकियल की तरफ बढ़ो, नहीं है तो फीमोरल की तरफ बढ़ो। ये तरीका है अलग अलग जगह पे पंचर करने का। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस टेस्ट का नाम है। और एलन टेस्ट जो होता है वो हर रेडियल पंचर करने से पहले हम कैरिड आउट करते हैं। तो ये है रेडियल और अल्नर, इस तरीके से दोनों को हम क्लेंच करते हैं। क्लेंच करने के बाद आप देख रहे हो इस पिक्चर में साफ है कि अल्नर को रिलीज कर देते हैं, रेडियल को कंप्रेस करके रखते हैं, है ना। इस पिक्चर में साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दोनों को ये ब्लेंच किया है, दोनों को दबाया है। ये दोनों, ये अल्नर है आपका और ये रेडियल है, और रेडियल जो है उसको तो हमने अभी तक दबा के रखा है, अल्नर को हमने रिलीज कर दिया, और इससे हम देख रहे हैं कि कोलेटरल सर्कुलेशन है या नहीं है। एलेंस टेस्ट का नाम है ये टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? एलेंस टेस्ट, याद रखिएगा, एबीजी से पहले करते हैं एलेंस टेस्ट। ये वहां पे इस तरीके से देखने को मिलता है। तो एलन टेस्ट वहां पे कैरिड आउट किया जाता है। ये हैंड है, हमने मरीज को यहाँ पे देखिएगा आप, इस पिक्चर में बहुत क्लियर है कि आपने एग्जामिनर जो है रेडियल और अल्नर दोनों आर्टरी को यहाँ पे कंप्रेस करके रखा है। आगे एग्जामिनर ने क्या कर दिया है, यहाँ पे कंप्रेशन जो है वो जो है रेडियल आर्टरी का कंप्रेशन तो करके रखना होता है, अल्नर को रिलीज कर दिया है। यहाँ स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट बता दिया इन्होंने, ये रेडियल जो है इसको उन्होंने रिलीज कर दिया, रेडियल को रिलीज नहीं करते हैं। हमें किसको रिलीज करना है? अल्नर को।
तो अल्नर को रिलीज करना है, रेडियल जो है उसका जो है अपने को देखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पे कोलेटरल सर्कुलेशन है या नहीं है, ये हमें कैरिड आउट करना है। ये हमारा बेसिक फंडा है यहाँ पे। अब पंचर प्रोसीजर कैसे करते हैं, तो स्लोली हम एडवांस करते हैं एक प्लेन के अंदर। और जब आर्टरीज पंचर हो जाती है तो ब्लड जो है एंटर होता है सीरीज में एज ए फ्लश के रूप में, है ना। जैसे ही आप वहां पे पंचर करोगे, एडवांस जाओगे, ये तरीका है। और जैसे ही पंचर करो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि सिरिंज के अंदर ब्लड फ्लश हो जाता है, इसका मतलब आपका पंचर सही है। तो पंचर करो, थोड़ा एडवांस जाओ एक ही प्लेन के अंदर, और जैसे ही पंचर होता है सिरिंज के अंदर ब्लड की फ्लशिंग आपको इंडिकेट करती है कि आपकी आर्टरी जो है वो पंचर हो चुकी है। ये पंचर प्रोसीजर है। स्लोली अलाउ ब्लड टू फिल सिरिंज, इफ नो ब्लड अपियर रिमूव चेंज नीडल एंड स्टार्ट अगेन, है ना। अगर ब्लड नहीं अपियर हो रहा है, नीडल चेंज करो और दोबारा से करो। तो ये एक तरीका है, ये पंचर का तरीका होता है। रेडियल पंचर, रेडियल आर्टेरियल पंचर, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस प्रोसीजर। लास्ट स्टेप पोस्ट पंक्चर प्रोसीजर क्या रहेगा, पंक्चर करने के बाद में क्या ध्यान रखना है। रिमूव करो कोई भी एयर बबल जो कि उस सैंपलिंग निडल में है, कैप और सिरिंज में कोई भी एयर बबल है उनको तुरंत प्रभाव से रिमूव कर दो। रोल करो सिरिंज को ताकि हिपेरिन जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए सैंपल के साथ में। इमर्ज करो उसको आइस के अंदर, तुरंत बर्फ के अंदर रख दो, जो आपने सैंपल निकाला उसको आइस के अंदर इमर्ज कर दो तुरंत। लैब स्लिप भरो, लैब का एक फॉर्म होता है वो फिल करना होता है, उसमें FiO2 भरनी होती है। मरीज का FiO2 कितना था वो इंपॉर्टेंट है, और पेशेंट का टेम्परेचर क्या था वो इंपॉर्टेंट है, ये भरना है। और वेंटिलेटर्स के पैरामीटर सारे आपको वहां पे भरने हैं, वेंटिलेटर्स पैरामीटर। तो ये पोस्ट प्रोसीजर चीजें आपको करनी है। लैब स्लिप भरना है, हिपेरिन मिक्स कराना है, आइस में इमर्ज कर देना है, और कोई भी बबल्स है उनको रिमूव कर देना है। और ये सब करने के बाद में आप क्या कर दो, डिलीवर कर दो उस सैंपल को लैब के अंदर। डिलीवर करने के बाद आपका एबीजी का रिजल्ट आ जाएगा। अब लैब में उसको किस तरीके से चेकआउट किया जाता है, एबीजी का रिजल्ट क्या होता है, और किस तरीके से हम उसको इंटरप्रिटेट करते हैं उस रिपोर्ट को, ये हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम और करें, इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो सारथी बनिए, मैक्सिमम लोगों की मदद करिए, करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नई वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।